नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही माने हुए उपन्यास पर बात करने वाले हैं, बल्कि उसके एक छोटे से परिचय पर। हाँ, हमारे पास फणीश्वरनाथ रेणु जी का जो मशहूर उपन्यास है मैला आंचल, उसके दूसरे अध्याय की भूमिका का एक छोटा सा अंश है। बिल्कुल। स्रोत छोटा है, कुछ ही पंक्तियां हैं, लेकिन हमारा मकसद ये समझना है कि ये पंक्तियां इस उपन्यास के बारे में, उसके महत्व के बारे में क्या कहती हैं। सही। स्रोत इसे हिंदी साहित्य का अमूल्य रत्न कहता है। तो ये जानना दिलचस्प होगा कि इन चंद पंक्तियों के आधार पर ही ऐसा क्यों कहा गया है, क्या खास बात झलकती है इसमें। हाँ, तो चलिए देखते हैं। स्रोत की जो मुख्य लाइन है वो कहती है, ये उपन्यास एक गांव की जीवन धारा, उसकी संस्कृति, उसकी राजनीति और वहां के लोगों की संवेदनाओं को जीवंत रूप से प्रस्तुत करता है। पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है ये चार बातें एक साथ: जीवन धारा, संस्कृति, राजनीति और संवेदनाएं एक ही उपन्यास में। ये तो बहुत बड़ा कैनवस लगता है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है ये। अक्सर हम देखते हैं कि कोई रचना राजनीति पर फोकस करती है, कोई संस्कृति दिखाती है, या कोई सिर्फ किरदारों की अंदरूनी दुनिया, उनकी भावनाओं पर। हाँ, लेकिन यहाँ स्रोत कह रहा है कि रेणु जी ने इन सबको एक साथ बुना है। और सोचने वाली बात है कि इन चारों को एक साथ क्यों रखा। मतलब क्या ये इशारा है कि गांव में या शायद कहीं भी ये चीजें अलग अलग होती ही नहीं, सब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जैसे राजनीति का असर संस्कृति पर या फिर लोगों की भावनाओं का राजनीति पर। हाँ, बिल्कुल, आप सही पकड़ रही हैं। स्रोत का इन चारों का जिक्र एक साथ करना शायद यही बताता है कि उपन्यास जिंदगी को टुकड़ों में नहीं देख रहा। वो जो जीवन धारा शब्द है ना, हाँ, शायद वो इसी मिले जुले बहते हुए रूप की तरफ इशारा कर रहा है कि राजनीति सिर्फ चुनाव या पावर की बात नहीं है। वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके रिश्तों, उनकी सोच, उनकी भावनाओं को कैसे बदलती है या उनसे कैसे बदलती है। और संस्कृति भी सिर्फ त्योहार या रीति रिवाज नहीं, बल्कि वो कैसे जी जाती है, कैसे राजनीति से प्रभावित होती है। बिल्कुल। और फिर वो तीसरी चीज, संवेदनाएं। इसे राजनीति और संस्कृति जैसे बड़े ढांचों के साथ रखना ये दिलचस्प है। हाँ, वही मैं सोच रही थी। अक्सर जो बड़े सामाजिक विश्लेषण होते हैं उनमें पर्सनल फीलिंग, संवेदनाएं कहीं पीछे छूट जाती हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ उन्हें बराबर का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल। और शायद यही चीज इस उपन्यास को इतना मानवीय, इतना गहरा बनाती होगी। संवेदनाओं को जोड़ने का मतलब है कि आप सिर्फ समाज का एक्सरे नहीं देख रहे हैं, आप उन लोगों के सुख दुख, उनकी उम्मीदें, उनके डर, इन सब को महसूस कर रहे हैं। इससे किरदार सिर्फ टाइप नहीं रह जाते, वो जीते जागते इंसान लगते हैं। और जब हम समझते हैं कि कोई बड़ा बदलाव, चाहे वो राजनीतिक हो या सांस्कृतिक, किसी एक इंसान पर भावनात्मक रूप से क्या असर डाल रहा है, तो हमारी समझ ज्यादा गहरी होती है। बिल्कुल। तो मतलब ये सिर्फ समाज का अध्ययन नहीं, बल्कि एक मानवीय अनुभव रचने की कोशिश है। अच्छा, लेकिन स्रोत सिर्फ इन चार चीजों को गिनाता नहीं, वो एक और बहुत जरूरी शब्द इस्तेमाल करता है, जीवंत रूप। जीवंत रूप से प्रस्तुत करता है। इसका क्या मतलब समझें? ये जीवंत क्या है? हाँ, ये जीवंत रूप बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक विशेषण जैसा नहीं है, ये उपन्यास के स्टाइल, उसके तरीके, उसके असर के बारे में कुछ बता रहा है। जीवंत मतलब जिसमें जान हो, जो ठहरा हुआ या मुर्दा ना लगे। अच्छा, तो ये इशारा है कि उपन्यास सिर्फ घटनाओं का सूखा सा लेखा जोखा नहीं देता। वो शायद उस गांव का पूरा माहौल, उसके रंग, उसकी गंध, वहां की आवाजें, इन सब को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश करता है। ओह, मतलब पढ़ने वाला सिर्फ जानकारी नहीं ले रहा, बल्कि उसे महसूस कर रहा है, जैसे वो वहीं पहुंच गया हो। हाँ, कुछ वैसा ही। जीवंत प्रस्तुति का मतलब है कि लेखक शायद भाषा ऐसी इस्तेमाल कर रहा है, वर्णन ऐसे कर रहा है, डायलॉग्स ऐसे हैं, हो सकता है वहां की बोली का पुट हो। हाँ, जिससे एक ऐसा संसार रचता है जो पाठक की सारी इंद्रियों को अपील करे। आप सिर्फ दिमाग से नहीं समझ रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, किरदारों की बातचीत सुन रहे हैं, उनके आसपास का माहौल देख रहे हैं, उनके फीलिंग्स के उतार चढ़ाव को आप महसूस कर रहे हैं। तो ये जो जीवंत रूप पर जोर है, ये शायद इसलिए कि उपन्यास सिर्फ बाहरी चीजें नहीं दिखा रहा, बल्कि उस समाज का जो अंदरूनी ताना बाना है,
कैसे राजनीति लोगों की रोज की भावनाओं और आदतों में घुली मिली है, उसको पकड़ने की कोशिश है। मतलब स्टाइल और कंटेंट यहाँ जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये जो विषय हैं, जीवन धारा, संस्कृति, राजनीति, संवेदनाएं और ये जो तरीका है जीवंत रूप, ये दोनों मिलकर ही वो असर पैदा करते हैं जिसकी तरफ स्रोत इशारा कर रहा है। और यही जीवंतता शायद पाठक को उस गांव की जो उलझनें हैं, जो विरोधाभास हैं, उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। ये सिर्फ बाहर से देखना नहीं, एक तरह का अंदरूनी अनुभव है। वाकई ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य लगता है किसी उपन्यास के लिए। और इसके पीछे जो लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी, उनका नाम भी यहाँ याद दिलाया गया है। हाँ, लेखक का नाम आना महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि ये जो खास नजरिया है, ये जो कला है, ये एक खास व्यक्ति की देन है। और फणीश्वरनाथ रेणु जी का नाम तो हिंदी साहित्य में जुड़ा ही हुआ है ग्रामीण जीवन के चित्रण से। हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही यथार्थवादी और संवेदनशील तरीके से। तो उनका नाम आते ही पाठक के मन में एक उम्मीद बनती है कि हाँ, यहाँ कुछ गहरा और सच्चा मिलेगा। स्रोत ने सीधे सीधे आंचलिक उपन्यास नहीं कहा, पर रेणु जी का नाम और उपन्यास का वर्णन उसी तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, स्रोत में एक और छोटी सी जानकारी है जिस पर हमने अभी बात नहीं की, ये कि ये परिचय दूसरे अध्याय का है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये छोटा सा डिटेल है पर अहम है। पहली बात तो ये कि उपन्यास की एक ठीक ठाक लंबाई होगी, एक स्ट्रक्चर है। कोई छोटी कहानी या लघु उपन्यास नहीं है, कई अध्याय हैं। मतलब कहानी में फैलाव है, गहराई है और शायद वक्त के साथ कुछ बदल भी रहा है। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि पहले अध्याय में शायद गांव, किरदार, माहौल वगैरह सेट कर दिया गया होगा और अब दूसरे अध्याय से कहानी और गहरी या जटिल हो रही होगी? हाँ, ये अंदाजा लगाना बिल्कुल लॉजिकल है। अक्सर उपन्यासों में यही होता है। पहला अध्याय दुनिया बनाता है, जमीन तैयार करता है। दूसरा अध्याय कहानी को आगे बढ़ाता है, नए कॉन्फ्लिक्ट्स लाता है या किरदारों के बारे में कुछ और बताता है। ये स्ट्रक्चर पाठक को भी धीरे धीरे उस दुनिया में ढलने का मौका देता है। ये बताता है कि उपन्यास एक सफर जैसा है जिसमें आप परत दर परत उस समाज को समझते जाते हैं। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लेखक अब मान रहा है कि पाठक उस दुनिया के बेसिक माहौल से वाकिफ हो गया है और अब उसे उन मुद्दों की तरफ ले जाया जा सकता है जिनका स्रोत जिक्र कर रहा है। राजनीति की बातें, संस्कृति के तनाव या गहरी भावनाएं, और वो सब कैसे आपस में उलझे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। दूसरा अध्याय मतलब कहानी अब रफ्तार पकड़ सकती है, मुद्दे और गंभीर हो सकते हैं। ये उपन्यास के नैरेटिव प्रोग्रेशन मतलब कहानी के आगे बढ़ने की तरफ भी इशारा करता है। ये सिर्फ एक रुकी हुई तस्वीर नहीं, बल्कि एक चलते फिरते बदलते हुए समाज की कहानी हो सकती है। ये उपन्यास के स्केल और उसके इरादे का भी पता देता है। वो किसी एक घटना को नहीं, बल्कि पूरी जीवन धारा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसा स्रोत ने कहा। ये सब सुनकर लगता है कि ये उपन्यास इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता होगा। ये उन लोगों के लिए बहुत कीमती हो सकता है जो किसी भी विषय को, चाहे वो साहित्य हो, समाज हो या बस इंसानी अनुभव हो, उसे सतही तौर पर नहीं बल्कि गहराई से समझना चाहते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। जिस तरह से स्रोत उपन्यास को डिस्क्राइब कर रहा है, जीवन धारा, संस्कृति, राजनीति, संवेदनाएं, और वो भी जीवंत रूप में, ये अकादमिक पढ़ाई से एक अलग तरह की समझ देता है। अच्छा, कैसे? देखिए, ये सिर्फ फैक्ट्स या आंकड़े नहीं दे रहा, ये उस जीवन को महसूस करने का, उसके विरोधाभासों को, उसकी खूबसूरती और उसकी कड़वाहट को समझने का एक साहित्यिक तरीका है। ये हमें दिखाता है कि किताबी बातें जमीन पर कैसी दिखती हैं, पॉलिसीज लोगों पर क्या असर डालती हैं, परंपराएं कैसे जी जाती हैं या तोड़ी जाती हैं। तो ये जानकारी पाने का एक ज्यादा मानवीय, ज्यादा एक्सपीरियंशियल तरीका हुआ। आप सिर्फ जान नहीं रहे, आप एक तरह से उस अनुभव से गुजर रहे हैं। क्या इससे सहानुभूति, एम्पैथी भी बढ़ती है? बिल्कुल। साहित्य की एक बहुत बड़ी ताकत यही है कि वो हमें दूसरों के जूतों में खड़ा करके दुनिया दिखाता है। और जब कोई उपन्यास, जैसा कि ये स्रोत इशारा कर रहा है, इतने सारे पहलुओं को इतने जीवंत और संवेदनशील तरीके से सामने रखता है, तो वो पाठक की समझ को कई लेवल पर बढ़ाता है। ये हमें सिर्फ उस खास गांव के बारे में नहीं सिखाता, बल्कि इंसान होने का मतलब क्या है, समाज कैसे चलता है, भावनाएं कितनी जटिल होती हैं, इन सब पर सोचने को मजबूर करता है। शायद इसीलिए स्रोत इसे सिर्फ एक अच्छा उपन्यास नहीं बल्कि अमूल्य रत्न कह रहा है ना?
ये शब्द बताता है कि इसकी कीमत सिर्फ कहानी तक नहीं है, बल्कि इसका सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक महत्व बहुत गहरा है। हाँ, अमूल्य रत्न शब्द का इस्तेमाल इसकी खासियत बताता है। ये इशारा करता है कि इस रचना ने शायद अपने समय में और बाद में भी लिटरेचर की दुनिया में एक छाप छोड़ी होगी। गांव के चित्रण का शायद एक नया स्टैंडर्ड सेट किया होगा। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक गंभीर आध्यात्मिक और सामाजिक बयान भी है। स्रोत भले ही छोटा हो, पर उपन्यास के वजन का एहसास कराता है। तो अगर हम इस छोटे से स्रोत से मिली सारी बातों को जोड़ें, तो मैला अंचल की खासियत क्या नजर आती है? इस स्रोत के हिसाब से देखें तो मैला अंचल की खास बात है एक भारतीय गांव की जिंदगी का बड़ा ही मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी और इंटीग्रेटेड यानी जुड़ा हुआ चित्रण, जिसमें जीवन धारा, संस्कृति, राजनीति, संवेदनाएं सब कुछ है। और ये चित्रण सिर्फ लिखा हुआ नहीं बल्कि जीवंत है, जो पाठक को उस दुनिया का एक सेंसरी अनुभव देता है, महसूस कराता है। इसी पूरी गहरी और सजीव प्रस्तुति के कारण, जैसा स्रोत बताता है, इसे हिंदी साहित्य का अमूल्य रत्न माना गया है। ये सिर्फ कहानी नहीं, अनुभव रचने की कोशिश है। हाँ, ये बात तो साफ है। एक छोटा सा परिचय भी हमें उपन्यास की गहराई और उसके अनोखे तरीके का कितना अंदाजा दे सकता है। ये साहित्य की ताकत भी दिखाता है, कैसे वो मुश्किल सामाजिक सच्चाइयों को इतने मानवीय और यादगार ढंग से पेश कर सकता है। निश्चित रूप से ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया को समझने के कई रास्ते हैं, और साहित्य हमें एक ऐसा रास्ता देता है जो अक्सर हमें फैक्ट्स और फिगर्स से आगे ले जाकर मानवीय अनुभव के बिल्कुल केंद्र तक पहुंचाता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक आखिरी सवाल मन में आता है, जो सीधे स्रोत के वर्णन से ही जुड़ा है। स्रोत कहता है, उपन्यास किसी समुदाय की संवेदनाओं को उसकी राजनीति और संस्कृति के साथ प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करता है। अगर इस पर और सोचें, साहित्य के लिए इन तीनों को, मतलब पर्सनल फीलिंग्स, समाज का पॉलिटिकल माहौल और गहरी कल्चरल जड़ें, इनको एक साथ बिना किसी को कमजोर किए या बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाए, ऑथेंटिकली दिखाने में क्या चुनौतियां हो सकती हैं? क्या ये बैलेंस बनाना आसान होता होगा? ये बहुत ही अहम और मुश्किल सवाल है। बैलेंस बनाना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेखक के लिए ये खतरा हमेशा रहता है कि या तो कहानी बहुत ज्यादा भावुक हो जाए और राजनीतिक या सांस्कृतिक सच्चाई से कट जाए, या फिर राजनीतिक विश्लेषण इतना हावी हो जाए कि किरदारों की भावनाएं दब जाएं, वो सिर्फ मोहरे लगने लगें, या फिर सांस्कृतिक चित्रण सिर्फ बाहरी सजावट बनकर रह जाए। इन तीनों को ऑर्गेनिकली जोड़ना, मतलब ऐसे कि वो एक दूसरे पर असर डालते हुए एक दूसरे को समझाते हुए दिखें, ये बहुत बड़ी कलात्मक चुनौती है। और अगर ये चुनौती इतनी बड़ी है, तो फिर ऐसा करना जरूरी क्यों है? मतलब पाठक को दुनिया समझने में इससे कैसे मदद मिलती है, जब साहित्य इन तीनों धागों को कामयाबी से एक साथ बुन पाता है? इसका महत्व शायद इसलिए है क्योंकि असल जिंदगी में भी तो ये तीनों अलग अलग नहीं होते। हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारे आसपास के राजनीतिक और सांस्कृतिक माहौल से बहुत गहरे तक जुड़ी होती हैं, और हमारी सोच, हमारी भावनाएं हमारे राजनीतिक और सांस्कृतिक कामों को शक्ल देती हैं। सही बात है। जब साहित्य इस मुश्किल जुड़ाव को सच्चाई से दिखाता है, तो वो हमें दुनिया को ज्यादा समग्रता में, ज्यादा गहराई से देखने में मदद करता है। ये हमें दिखाता है कि बड़े बड़े बदलाव सिर्फ हवा में नहीं होते, वो असल लोगों की जिंदगियों, उनके रिश्तों, उनकी भावनाओं को छूते हैं। ये हमें जल्दबाजी के फैसलों से परे जाकर चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी और उनकी इंसानियत को समझने लायक बनाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हर आंकड़े के पीछे कहानी है, हर पॉलिसी के पीछे असर झेलते हुए लोग हैं, और हर परंपरा के पीछे जीती जागती भावनाएं हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने मैला आंचल में शायद यही मुश्किल